भाग एक। संविधान की मूल संरचना। परिचय। भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, केवल एक दस्तावेज नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसके हर शब्द और हर प्रावधान में भारत की विविधता, संस्कृति और लोक कल्याण का प्रतिबिंब छिपा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो इसे इतनी स्थिरता और ताकत देता है? यह है संविधान की मूल संरचना। यह वह आधार है जिसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। मूल संरचना का परिचय, मूल संरचना का विचार पहली बार 1773 में केशवानंद, भारतीय बनाम केरल राज्य सिलिकन मामले में सामने आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की भी एक सीमा है। यह सीमा संविधान की मूल संरचना है। मूल संरचना का महत्व क्यों है? संविधान की मूल संरचना यह सुनिश्चित करती है कि 1. लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। 2. मौलिक अधिकारों का हनन न हो। 3. संघीय ढांचे को कमजोर न किया जाए। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, नींव के बिना घर नहीं टिक सकता। जैसे घर की नींव को छेड़ने से पूरा ढांचा गिर सकता है, वैसे ही संविधान की मूल संरचना में बदलाव हमारे लोकतंत्र और अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। संविधान की आत्मा और मूल संरचना। संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सभी आदर्श संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह प्रस्तावना न केवल हमारे संविधान का उद्देश्य बताती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि इस उद्देश्य से कभी समझौता न हो। मूल संरचना की परिभाषा, डेफिनेशन। मूल संरचना का कोई निश्चित लेख संविधान में नहीं है। इसे न्यायपालिका ने अपने फैसलों के माध्यम से परिभाषित किया है। 1773 के फैसले के बाद कई अन्य मामलों जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ने इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया। भाग 2। केशवानंद, भारतीय केस और मूल संरचना का सिद्धांत। संविधान की मूल संरचना को समझने के लिए हमें 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य सच्चानन मामले को विस्तार से समझना होगा। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। केस का पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। स्वामी केशवानंद भारतीय केरल के एक धार्मिक संस्थान के प्रमुख थे। केरल सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम के तहत उनकी संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करने का प्रयास किया। इस पर स्वामी जी ने सर्वोच्च न्यायालय में यह दलील दी कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। यह मामला सिर्फ भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं रहा। सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया गया कि क्या संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने का असीमित अधिकार है। न्यायालय की ऐतिहासिक बेंच और इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच गठित की गई। इस बेंच ने 68 दिनों तक लगातार सुनवाई की, जो भारतीय इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई में से एक थी। अंत में 7 से 6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया। फैसला और मूल संरचना का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1. संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। 2. लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। 3. संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, को बदला नहीं जा सकता। मूल संरचना के मुख्य तत्व, की एलिमेंट्स। इस फैसले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की मूल संरचना में शामिल हैं संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्श, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन, मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया। फैसले का महत्व। इस फैसले ने लोकतंत्र की रक्षा की। यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी सरकार संविधान का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकती। यह भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है, जो समय के साथ विकसित हो सकता है, लेकिन अपनी नींव को बनाए रखते हुए। एक साधारण उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि संविधान एक विशाल वृक्ष है। संसद के पास उस वृक्ष की शाखाओं को काटने या जोड़ने का अधिकार है, लेकिन जड़ों, मूल संरचना को छेड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर जड़ें कमजोर हुईं तो पूरा वृक्ष गिर जाएगा। इस भाग का निष्कर्ष।
केशवानंद। भारतीय केस ने न केवल संसद के अधिकारों की सीमा तय की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान हमेशा अपनी मूल आत्मा को बनाए रखे। यह फैसला हमारे संविधान और लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच है। भाग 3। मूल संरचना का ऐतिहासिक विकास और सिद्धांत की पुष्टि। 1973 के केशवानंद। भारतीय केस में मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित होने के बाद भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने इसे कई मामलों में लागू किया और इसकी व्याख्या को और मजबूत बनाया। इस भाग में हम देखेंगे कि इस सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया गया और किस तरह यह भारतीय लोकतंत्र की रक्षा का एक अहम हिस्सा बना। मूल संरचना, सिद्धांत की पुष्टि। प्रमुख मामले। 1। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। यह मामला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1921 के चुनाव को चुनौती देने से जुड़ा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव को रद्द कर दिया। इसके बाद संसद ने 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा कानून पास किया जिससे प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। 2। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में संसद द्वारा 42वें संशोधन में जोड़े गए प्रावधानों को चुनौती दी गई। संशोधन के तहत संसद को असीमित शक्ति देने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि संविधान में शक्ति का संतुलन उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद को असीमित शक्ति नहीं दी जा सकती। 3। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। इस मामले ने भारतीय संघवाद को स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र राज्य संबंधों को कमजोर नहीं किया जा सकता। मूल संरचना के सिद्धांत का महत्व। भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता बनाए रखने में मूल संरचना सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। सरकार के हर अंग पर संविधान के नियमों का पालन अनिवार्य है। यह संविधान को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है, लेकिन उसकी आत्मा को संरक्षित करता है। लोकतंत्र और न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, ने संविधान की रक्षा में एक प्रहरी की भूमिका निभाई है। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के इस अधिकार को भी सुरक्षित रखता है कि वह संसद के किसी भी ऐसे कदम को रोक सके जो लोकतंत्र को कमजोर करता हो। आगे क्या सीखेंगे? अगले भाग में हम संविधान की मूल संरचना के महत्वपूर्ण तत्वों की गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यह सिद्धांत कैसे हमारे मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रणाली को सुरक्षित रखता है। भाग 4। संविधान की मूल संरचना के प्रमुख तत्व। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, के तत्व वे आधारभूत सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। इन्हें भारत की न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से परिभाषित और स्पष्ट किया है। इस भाग में हम इन तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1। संविधान की प्रस्तावना के आदर्श। संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है। इसमें 4 प्रमुख आदर्श शामिल हैं: न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, स्थिति और अवसर की समानता, बंधुता, फ्रेटर्निटी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। प्रस्तावना का हर शब्द संविधान के मूल सिद्धांतों को प्रकट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का हर संशोधन इन आदर्शों के साथ मेल खाए। 2 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और यह प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान की ऐसी विशेषता है जिसे संसद संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकती। यह हमारे लोकतंत्र का आधार है और व्यक्तियों को शक्तिशाली सरकारों से बचाता है। उदाहरण, संसद मौलिक अधिकारों को नष्ट करने के लिए कोई कानून पारित नहीं कर सकती क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। 3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का एक प्रमुख हिस्सा है। यह कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को संतुलित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध न हो। 4. संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। भारत का संविधान एक संघीय ढांचे की स्थापना करता है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखना इस संघीय ढांचे का मूल सिद्धांत है। 5. लोकतांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतंत्र संविधान की आत्मा है। यह सुनिश्चित करता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही सत्ता में हो। भारत में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का संतुलन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा करता है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि किसी भी अंग के पास असीमित शक्ति न हो। 7. धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई धर्म न हो और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। 8. विधि का शासन, रूल 8 ऑफ लॉ। संविधान के तहत कानून सबके लिए समान है। चाहे वह आम नागरिक हो या प्रधानमंत्री, सभी को कानून का पालन करना होगा। 9. व्यक्ति की गरिमा और मानवाधिकार, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ह्यूमन राइट्स। संविधान प्रत्येक नागरिक की गरिमा और मौलिक अधिकारों को महत्व देता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा करता है। भाग 5. न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका। संविधान की मूल संरचना की रक्षा में संविधान की मूल संरचना को बनाए रखने और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में न्यायपालिका और विधायिका दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि ये दो संवैधानिक अंग किस प्रकार संविधान की आत्मा की रक्षा करते हैं। एक, न्यायपालिका की भूमिका, रोल ऑफ जुडिशियरी। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और संरक्षक, गार्डियन एंड कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। संविधान की व्याख्या। न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य संविधान की व्याख्या करना और यह सुनिश्चित करना है कि उसके सिद्धांतों का पालन हो। संविधान की मूल संरचना की रक्षा। यदि विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून या निर्णय लेती है जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका इसे रद्द कर सकती है। यह अधिकार न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से आता है। उदाहरण, केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित कर इसे बचाने का दायित्व अपने ऊपर लिया। मिनर्वा मिल्स केस 1980। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 2. विधायिका की भूमिका, रोल ऑफ लेजिस्लेचर। विधायिका का मुख्य कार्य संविधान के अनुरूप कानून बनाना है। संविधान संशोधन। संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सीमित है। किसी भी संशोधन को संविधान की मूल संरचना के अनुरूप होना चाहिए। जनहित को प्राथमिकता देना। विधायिका को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो संविधान के आदर्शों को सशक्त बनाएं, जैसे कि सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय। उदाहरण, संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसे कि आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने वाले कदम हैं। 3. न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायपालिका यह तय करती है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई कानून संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायालय इसे असंवैधानिक, अनुसूचित घोषित कर सकता है। 4. कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का संतुलन। भारत का संविधान शक्ति का बंटवारा सुनिश्चित करता है ताकि कोई भी अंग, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, असीमित शक्ति का उपयोग न कर सके। यह संतुलन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। 5. प्रमुख उदाहरण। मूल संरचना की रक्षा में न्यायालय के फैसले एसआर बोम्मई केस 1994।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। किसी भी राज्य सरकार को बिना ठोस आधार के भंग नहीं किया जा सकता। कोहेलो केस 2007। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। 6 न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष कभी कभी विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भी होता है। जैसे संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। उदाहरण एडमिशन रिजर्वेशन केस 2005। न्यायालय ने आरक्षण के संबंध में कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर रहे थे। 7 लोकतंत्र की रक्षा में दोनों की समान जिम्मेदारी, विधायिका और न्यायपालिका दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ हैं। संविधान की मूल संरचना को बचाने और इसे सशक्त बनाने में दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे क्या सीखेंगे? अगले भाग में हम देखेंगे कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रासंगिक बनाए रखता है और इसके प्रभाव वास्तविक जीवन में कैसे दिखाई देते हैं। भाग 6 संविधान की मूल संरचना का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत न केवल हमारे संविधान को स्थिर बनाए रखने में सहायक है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र को भी संरक्षित और सुदृढ़ करता है। इस भाग में हम देखेंगे कि यह सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे कार्य करता है और आम नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 1 लोकतंत्र की स्थिरता बनाए रखना। मूल संरचना का सिद्धांत संविधान के मौलिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखता है, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन न करे। उदाहरण चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना लोकतंत्र की आत्मा है। यदि इस पर कोई खतरा होता है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। 2 नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। उदाहरण अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के मूल तत्वों के रूप में संरक्षित किया गया है। 3 शक्ति का संतुलन। संविधान की मूल संरचना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का दुरुपयोग न करे। उदाहरण कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के दुरुपयोग की स्थिति में न्यायपालिका ने कई बार हस्तक्षेप किया है। 4 राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा। संघीय ढांचा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यदि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, तो न्यायपालिका इस पर रोक लगा सकती है। उदाहरण एसआर बोम्मई केस में राज्यों की सरकारों को अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से बचाया गया। 5 संविधान के आदर्शों को जीवित रखना। संविधान में किए जाने वाले हर संशोधन पर यह सिद्धांत नजर रखता है कि संशोधन संविधान के मूल आदर्शों के खिलाफ न हो। यह हमारे संविधान को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है। उदाहरण 42वें संशोधन द्वारा संसद को असीमित शक्ति देने की कोशिश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 6 राजनीतिक स्थिरता को प्रोत्साहन। यह सिद्धांत लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, जिससे सरकारें स्थिर और जवाबदेह रहती हैं। संसद और राज्य विधानसभाएं संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। 7 आम नागरिक पर प्रभाव। संविधान की मूल संरचना की वजह से हर नागरिक को यह भरोसा मिलता है कि उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाएगा। न्यायपालिका का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि शक्तिशाली समूह या सरकार आम नागरिकों का दमन न कर सके। 8 न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू।
के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायपालिका भी संविधान के दायरे में काम करे। इससे लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। आगे क्या सीखेंगे? अगले भाग में हम संविधान की मूल संरचना की आलोचनाएं और इस पर उठे विवादों को समझेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना अपरिहार्य है। भाग 7। संविधान की मूल संरचना, आलोचना और विवाद। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक आधारशिला है। हालांकि यह सिद्धांत पूरी तरह से विवादों और आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। इस भाग में हम इसकी आलोचनाओं, विवादों और इनसे जुड़े प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 1. न्यायिक सक्रियता की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायपालिका पर असीमित शक्ति का आरोप। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया था। आलोचकों का कहना है कि यह एक ऐसा अधिकार है जिसे न्यायालय ने संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित न होते हुए भी स्वयं बनाया। उदाहरण: आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि संविधान में मूल संरचना का उल्लेख न होने के बावजूद इसे सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव। न्यायपालिका द्वारा बार बार विधायिका के बनाए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने पर यह आरोप लगता है कि यह लोकतंत्र के 3 अंगों के बीच शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। 2. मूल संरचना की अस्पष्टता, एम्बिग्विटी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आलोचक यह दावा करते हैं कि मूल संरचना की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। यह पूरी तरह से न्यायाधीशों की व्याख्या पर निर्भर करता है कि वे किसी संशोधन को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन माने या नहीं। उदाहरण: किसी न्यायाधीश का एक निर्णय दूसरे न्यायाधीश से भिन्न हो सकता है। केशवानंद भारती केस में जजों के मत विभाजित थे। 3. लोकतंत्र में न्यायपालिका का बढ़ता प्रभाव। आलोचकों का मानना है कि इस सिद्धांत ने न्यायपालिका को सुपर लेजिस्लेचर, संसद से ऊपर बना दिया है। यह स्थिति लोकतंत्र में विधायिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण: कई बार संसद द्वारा पारित कानून न्यायालय द्वारा रद्द किए गए हैं, जिससे विधायिका की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठता है। 4. सिद्धांत का सीमित उपयोग। आलोचक यह भी कहते हैं कि मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग सिर्फ कुछ मामलों में किया गया है। इस सिद्धांत को लागू करने में न्यायालय ने अक्सर अत्यधिक सतर्कता बरती है। 5. न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल। यह आरोप लगाया जाता है कि न्यायालय कभी-कभी पक्षपाती हो सकता है। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत न्यायालय की विवेकाधीनता पर निर्भर करता है, जो कभी-कभी विवादास्पद हो सकता है। 6. संविधान संशोधन प्रक्रिया पर प्रभाव। आलोचकों का कहना है कि मूल संरचना सिद्धांत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। संसद को संविधान में बदलाव करने के लिए न्यायालय की स्वीकृति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण: 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 7. विवादित उदाहरण: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत की नींव रखी, लेकिन इस पर संसद और न्यायपालिका के बीच तीव्र बहस हुई। नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी केस 2015। संसद ने एनजेएसी को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। आलोचकों का कहना है कि इससे न्यायपालिका ने स्वयं को सुधार से बचा लिया। 8. आलोचना के बावजूद सिद्धांत का महत्व। हालांकि आलोचना और विवाद के बावजूद यह सिद्धांत संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह विधायिका और कार्यपालिका के शक्ति दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है। आगे क्या सीखेंगे? अगले भाग में हम देखेंगे कि संविधान की मूल संरचना भारतीय समाज में कितनी प्रासंगिक है और यह आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर सकती है। भाग 8। संविधान की मूल संरचना की प्रासंगिकता और भविष्य में इसका महत्व। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र और शासन प्रणाली में अपनी जड़ों को मजबूती से स्थापित कर चुका है। यह न केवल वर्तमान में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखता है, बल्कि भविष्य में भी संविधान की सुरक्षा और उसके आदर्शों को संरक्षित रखने में सहायक होगा। 1.
लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना भारत जैसे बहुलतावादी समाज में, जहां विभिन्न धर्म, जातियां और विचारधाराएं सह अस्तित्व में हैं, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर न कर सके। उदाहरण, न्यायपालिका के माध्यम से अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। 2. सामाजिक न्याय का संरक्षण मूल संरचना के सिद्धांत ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया है। यह सुनिश्चित करता है कि कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के अधिकार सुरक्षित रहें। उदाहरण, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A और सकारात्मक आरक्षण की नीति इस सिद्धांत का हिस्सा है। 3. संविधान का लचीलापन और स्थिरता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बनाए रखने के साथ साथ यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी संशोधन संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट न करे। यह संविधान को स्थिर और प्रासंगिक बनाए रखने में सहायक है। उदाहरण, 42वें संशोधन को आंशिक रूप से रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की स्थिरता का ध्यान रखा। 4. न्यायपालिका का बढ़ा हुआ महत्व। संविधान की मूल संरचना न्यायपालिका को संरक्षक की भूमिका प्रदान करती है। यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने कई बार संविधान की संघीय ढांचे का संरक्षण, भारत के संघीय ढांचे की रक्षा करना इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक है। उदाहरण, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामलों में न्यायालय ने राज्यों की स्वायत्तता को बचाया है। 6. भविष्य की चुनौतियां और समाधान। संविधान पर बढ़ते दबाव। बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में संविधान की मूल संरचना का महत्व और बढ़ गया है। संसद बनाम न्यायपालिका विवाद। न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। डिजिटल युग में अधिकारों की रक्षा। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में मूल संरचना सिद्धांत नागरिकों की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण बनेगा। 7. अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में प्रासंगिकता। भारत के संविधान का यह पहलू दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक प्रेरणा है। मूल संरचना का सिद्धांत यह दिखाता है कि कैसे एक लचीला लेकिन स्थिर संविधान लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है। अगले भाग 9 में हम उन ऐतिहासिक मामलों की गहराई से चर्चा करेंगे जहां संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रयोग किया गया और इसने कैसे महत्वपूर्ण परिणाम दिए। भाग 9, ऐतिहासिक मामलों में मूल संरचना सिद्धांत का प्रयोग। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायिक प्रणाली में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराता है। इस भाग में हम उन ऐतिहासिक मामलों की चर्चा करेंगे जिनमें इस सिद्धांत का प्रभावी रूप से उपयोग हुआ और भारतीय लोकतंत्र को दिशा प्रदान की गई। 1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। महत्व। इस केस ने भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया। प्रकरण का सार। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया था जिससे केशवानंद भारती के मठ की संपत्तियां प्रभावित हुईं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया जिसमें संविधान संशोधन की सीमा और अधिकार पर सवाल उठे। निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित किया कि संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को समाप्त नहीं कर सकती। 13 न्यायाधीशों की इस खंडपीठ ने 7-6 के बहुमत से यह निर्णय दिया। प्रभाव। यह पहली बार था जब मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका में स्थापित हुआ। 2. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975। महत्व। इस मामले ने भारत में आपातकाल के दौरान राजनीतिक और संवैधानिक संकट को जन्म दिया। प्रकरण का सार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया, जिसके बाद आपातकाल लागू किया गया। आपातकाल के दौरान 39वां संशोधन लाया गया, जिसमें चुनाव संबंधी मामलों को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया। निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने यह संशोधन असंवैधानिक घोषित किया
क्योंकि यह लोकतंत्र की मूल संरचना का उल्लंघन करता था। प्रभाव: इस केस ने मूल संरचना सिद्धांत की शक्ति को और मजबूत किया। 3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। महत्व: यह मामला 42वें संविधान संशोधन के दायरे को चुनौती देने के लिए लड़ा गया। प्रकरण का सार: 42वें संशोधन ने संसद की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया था। इसने न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सीमित कर दिया और संसदीय सर्वोच्चता की बात की। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा है। प्रभाव: इस केस ने संसद की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाया। चोर: एसआर चोर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994। महत्व: यह मामला केंद्र राज्य संबंधों और संविधान के संघीय ढांचे की रक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण था। प्रकरण का सार: यह मामला अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से जुड़ा था। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा को उचित ठहराया। यह निर्णय संघीय ढांचे को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रभाव: संघीय ढांचे को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया। 5. एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। मामला 2015। महत्व: यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित था। प्रकरण का सार: संसद ने 99वें संविधान संशोधन के तहत एनजेसी अधिनियम पारित किया। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया गया। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। प्रभाव: यह मामला न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संघर्ष का प्रतीक बना। 6. वायु प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े मामलों में उपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। महत्व: यह निर्णय संविधान के मूल ढांचे में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को शामिल करता है। 7. अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST मामलों में न्यायपालिका की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आरक्षण से जुड़े मामलों में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग किया। महत्व: सामाजिक न्याय और समानता की रक्षा करना इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। निष्कर्ष: इन ऐतिहासिक मामलों ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को सशक्त बनाते हुए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय लोकतंत्र स्थिर, संतुलित और समावेशी बना रहे। न्यायपालिका ने इस सिद्धांत के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। भाग 10: मूल संरचना सिद्धांत की आलोचनाएं और उनके समाधान। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तरह से आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। इस भाग में हम इस सिद्धांत से जुड़ी आलोचनाओं और उनके संभावित समाधानों की चर्चा करेंगे। 1. न्यायिक अतिरेक जुडिशियल ओवररीच। आलोचना: आलोचकों का मानना है कि मूल संरचना सिद्धांत न्यायपालिका को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। न्यायालय यह तय करता है कि संविधान के कौन से तत्व मूल संरचना का हिस्सा है। यह शक्ति विधायिका की स्वायत्तता पर प्रश्न खड़ा करती है। उदाहरण: एनजेसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। समाधान: न्यायपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट संतुलन स्थापित किया जाए। न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के भीतर रहकर निर्णय लेना चाहिए। 2. अस्पष्टता एम्बिग्विटी। आलोचना: मूल संरचना की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हर नया मामला यह तय करता है कि कौन से तत्व इस सिद्धांत का हिस्सा है। इससे न्यायिक निर्णयों में असंगति इनकंसिस्टेंसी की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर नए नए सिद्धांत जोड़े, जैसे न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। समाधान: न्यायालय को मूल संरचना के तत्वों की एक विस्तृत सूची प्रदान करनी चाहिए। यह सूची समय समय पर समीक्षा और संशोधन के लिए खुली रह सकती है। 3. लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन आलोचना। आलोचकों का कहना है कि इस सिद्धांत के कारण जनता द्वारा चुनी गई संसद की शक्तियां सीमित हो जाती हैं।
संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत इसे बाधित करता है। समाधान: संसद और न्यायपालिका को मिलकर यह तय करना चाहिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में मूल संरचना का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। संविधान में स्पष्ट रूप से संशोधन की सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। चौथी शक्ति का केंद्रीकरण। आलोचना: मूल संरचना सिद्धांत के तहत न्यायपालिका के पास संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है। यह शक्ति का केंद्रीकरण न्यायपालिका को अन्य संवैधानिक निकायों से ऊपर रखती है। समाधान: न्यायपालिका के निर्णयों के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रीय चर्चा और बहस की व्यवस्था हो। 5. नए सामाजिक और तकनीकी मुद्दों पर प्रभाव आलोचना। डिजिटल युग में कई नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, जैसे डेटा गोपनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा। मूल संरचना सिद्धांत इन नए मुद्दों को शामिल करने में धीमा हो सकता है। समाधान: मूल संरचना सिद्धांत को व्यापक और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए। नई तकनीकों और सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर इस सिद्धांत का विकास हो। 6. न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष आलोचना। इस सिद्धांत के कारण न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विधायिका इसे न्यायिक दखल के रूप में देखती है। समाधान: संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। दोनों निकायों को संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। 7. विकासशील समाज पर प्रभाव आलोचना। कुछ आलोचक यह मानते हैं कि मूल संरचना सिद्धांत विकासशील समाज की जरूरतों को पूरा करने में बाधा डाल सकता है। यह आवश्यक सुधारों में देरी कर सकता है। समाधान: इस सिद्धांत को इस प्रकार विकसित किया जाए कि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल हो। 8. निर्णयों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता आलोचना। कई बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय विवादास्पद साबित होते हैं। इन निर्णयों की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। समाधान: संवैधानिक न्यायाधिकरण कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल का गठन किया जा सकता है। यह संस्था संवैधानिक मामलों की गहराई से समीक्षा कर सके। निष्कर्ष: मूल संरचना सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र और संविधान की स्थिरता का एक मजबूत स्तंभ है। हालांकि इसकी आलोचनाओं को दूर करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए न्यायपालिका, विधायिका और समाज के अन्य वर्गों को मिलकर काम करना होगा। आपने आज के अध्याय में भारतीय संविधान की मूल संरचना के बारे में विस्तार से सुना। यह सिद्धांत न केवल हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा और उसकी मूल भावना हमेशा संरक्षित रहे। हमने इस अध्याय में इसके ऐतिहासिक महत्व, प्रमुख मामलों और इसकी आलोचनाओं पर चर्चा की। यह ज्ञान न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक है, बल्कि आपको एक जागरूक और संवैधानिक रूप से सशक्त नागरिक बनने में भी मदद करेगा। हमें आशा है कि यह अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। ज्ञान अर्जन का यह सफर आपके लिए हमेशा प्रेरणादायक और रोचक बना रहे, यही हमारी कामना है। यदि इस अध्याय से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो हमें बताने में संकोच न करें।